हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 9, जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है। यूक्लिड्स क्या थे? एक यूक्लिड्स बहुत ही बेहतरीन मतलब एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने मैथ में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं। ठीक है। और ये मैथ न्यू बुक का मतलब मैंने इसको लिया है और इसका इंट्रोडक्शन आज क्लास है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो आज की जो क्लास है आज आप जरूर देखिएगा इसको, इससे काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जो भी आपको चीज़ें इसमें दिक्कत होंगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हालांकि मैं सारी चीज़ें इसमें बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूँगा और सब कुछ आपको डिटेल में बताऊँगा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री क्लास 9। ठीक है। चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है। मैथ्स न्यू बुक। चलिए शुरू करते हैं। यूक्लिड्स क्या थे, कौन थे? देखिए, यूक्लिड्स वाज एंशियंट ग्रीक मैथमेटिशियन एज अ जियोमीटर एंड लॉजिशियन। ये जो भी काम इन्होंने किया है वो क्या किया, एक जियोमीटर, जो मतलब कि ज्योमेट्री के बारे में ज़्यादातर इन्होंने क्या किया है, चर्चा किया। और एक ग्रीक मैथमेटिशियन। ठीक है। और साथ ही साथ ये लॉजिशियन थे। लॉजिशियन का मतलब होता है कोई भी चीज़ को लॉजिकली इन्होंने क्या किया, बहुत ही प्रूफ किया। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे एक्सियम और पॉस्टुलेट के बारे में भी समझेंगे। ठीक है। जो कि लॉजिकली इन्होंने प्रूफ किया है, इसका कोई थ्योरम नहीं बनाया। ठीक है। एक प्रकार से ये एजम्पशन थे। मतलब एजम्पशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ पहले से क्या हो, ये ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है। उन्होंने माना है। ठीक है। साथ ही साथ ये एक टीचर भी थे। और ये कहाँ पर थे? अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में। ठीक है। एक और टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एट अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट। ठीक है। उसके बाद इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री की भी उपाधि दी गई है। ठीक है। ये फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहे जाते हैं। ठीक है। अब ज्योमेट्री क्या होता है, यूक्लिड्स मैंने आपने समझ लिया। ज्योमेट्री किसे कहते हैं? तो चलिए देखिए, ज्योमेट्री कैसे कहते हैं, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडी द साइज शेप डिस्टेंस डायमेंशन ऑफ थिंग्स एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ फिगर। ठीक है। जियो मतलब होता है अर्थ, जियो मतलब अर्थ, मीटर मतलब मीजर, मतलब किसी भी ऐसी चीज़ जो कि साइज शेप डिस्टेंस डायमेंशन उसके बारे में, थिंग्स मतलब रिलेशन पोजीशन ऑफ फिगर, कोई भी फिगर के जो पोजीशन के बीच की दूरी है, जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं साइज शेप या डिस्टेंस के बारे में, उनकी स्टडी आप करते हैं, उन्हें हम लोग किस में पढ़ते हैं, उसमें हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई, यूक्लिड जी कौन थे और ज्योमेट्री बारे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, यूक्लिड जी ने क्या कह दिया था, पहले डिफिनीशन दिया था। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या दिया था, उसके बाद एक्सियम दिया था और उसके बाद क्या दिया था, पोस्टुलेट दिया था। मैं आपको एक्सियम और पोस्टुलेट भी क्लियर करूँगा। उससे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, यूक्लिड्स डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। ठीक है। देखिए यूक्लिड डिफिनीशन क्या क्या है, मैं आपको बारी बारी से सारी चीज़ें इसको डिस्कस करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। पहला देखिए पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट उन्होंने क्या बताया, अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। जो पॉइंट होता है, जैसे आप देखिए हमने यहाँ पॉइंट बना दिया और ये पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता, ना इसका लेंथ होता, ना इसका ब्रेथ होता, ना इसकी हाइट होती है। ठीक है। इन्होंने पहले डिफिनीशन में ये बताया। दूसरा क्या था, अ लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ, मतलब कोई भी लाइन अगर हम बनाते हैं, जैसे हमने ये लाइन बना दी। ठीक है। इसका देखिए ब्रेथ नहीं है, इसकी चौड़ाई नहीं है। ठीक है। सिर्फ ये पतली सी एक लाइन है। ठीक है। इसकी कोई भी चौड़ाई नहीं है। ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया दूसरे पॉइंट पे कि अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, मतलब ये एक सिर्फ लेंथ है, इसमें कोई भी ब्रेथ नहीं है, मतलब कोई चौड़ाई नहीं है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्या है, द इंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट। दो भी हम दो लाइन, अगर एक लाइन हम यहाँ बनाते हैं, जब इसको इंड करते हैं तो ये इंड जहाँ होता है उसका, ये किससे इंड होता है, ये एक पॉइंट से इंड होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी अगर लाइन अगर इंड हो रही है तो कहाँ पे हो रही है, पॉइंट से ही इंड हो रही है। ठीक है। चलिए फोर्थ डिफिनेशन देखें, क्या उन्होंने बोला, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाई इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। जो एक स्ट्रेट लाइन होता है उस पर भी क्या होता है, एक पॉइंट होता है। ठीक है। इस पर देखिए, इस पर क्या ढेर सारे पॉइंट होते हैं। ठीक है। विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ, ये एक स्ट्रेट लाइन भी एक पॉइंट से बना हुआ लाइन है। ठीक है। अगला देखते हैं पॉइंट नंबर 5, अ सर्फेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। ठीक है। सरफेस क्या होता है, जिसके लेंथ हो और साथ ही साथ क्या हो, ब्रेथ हो। ये हमारा क्या हो गया, सरफेस हो गया। जैसे आप देख सकते हैं प्लेन सरफेस हो गया। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं। ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान दीजिए 6 क्या दिया हुआ है, द एज ऑफ अ सरफेस और लाइन। अब ये सरफेस हमने बनाया। ठीक है। जैसे हमने ये सरफेस बनाया, अब इसका एज ये है, इसका एज ये है और इसका एज ये है, उसका एज ये, मतलब किनारा इसका क्या है, ये 4 किनारे हमको मिल गए। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो एज है, ये क्या है, लाइन है। ये भी एक लाइन, ये भी एक लाइन और ये भी एक लाइन है। मतलब कहने का मतलब ये है कि द एज ऑफ ए सरफेस आर लाइन, जो भी सरफेस के एज होंगे, जो किनारे होंगे, क्या होंगे, एक लाइन होंगे। ठीक है। ये हमारा छठा डिफिनीशन था। सातवां देखते हैं क्या कह रहा है, अ प्लेन सरफेस इज सरफेस विच लाई इवनली विद द स्ट्रेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अ प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाई इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। मतलब अगर हम कोई भी प्लेन सरफेस बनाते हैं, उस पर पहले से ही क्या होती है, लाइन उस पर लाई करती है। ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, हमने क्या किया, लाइन बना दिया। ठीक है। ये इसमें 7वां डिफिनेशन उसमें बताया गया। ठीक है। कोई भी इसमें लाइन पहले से ही क्या होता है, लाई करता है। ठीक है। विथ द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ,
प्लेन पर क्या होता है, लाई करता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, सारी डिफिनेशन आपको यूक्लिड्स के द्वारा दिए गए आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब एक चीज़ समझना बहुत जरूरी है कि डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सियम एंड अ पोस्टुलेट। दोनों का लगभग मतलब सेम ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं उसको आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एक्सियम और पोस्टुलेट एक प्रकार से यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए डिफिनेशन क्या है, एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स आर अजम्पशन दैट आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ बट आर नॉट प्रूव्ड, बट आर नॉट प्रूव, यहाँ डाल लीजिएगा, यहाँ नॉट होगा। ठीक है, वो प्रूव नहीं होते हैं। ठीक है, प्रूव किसको करते हैं हम लोग, थ्योरम को प्रूव करते हैं हम लोग, एक्सियम और पोस्टुलेट को प्रूव नहीं करते। ये क्या होता है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, इसको आप याद रखिए, क्या होता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोनों बातें सेम है। ठीक है, एक्सियम और पोस्टुलेट क्या होता है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, बट कहाँ कहाँ यूज होता है ये भी देखिए। यूक्लिड्स यूज द टर्म्स एक्सियम आर यूज टू द थ्रू आउट मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए क्या यूज किया गया, मैथमेटिक्स के यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए या एजम्पशन के लिए क्या यूज किया गया, एक्सियम यूज किया गया, लेकिन ज्योमेट्री के लिए पोस्टुलेट यूज किया गया। ठीक है, तो आप इतना सा डिफरेंस याद रखिए, द टर्म्स पोस्टुलेट फॉर अजम्पशन दैट वेर स्पेसिफिक ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री के लिए क्या यूज किया गया, पोस्टुलेट यूज किया गया है, और मैथमेटिक्स के लिए क्या यूज किया गया, एक्सियम यूज किया गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सियम। ठीक है, तो चलिए देखिए यूक्लिड्स एक्सियम क्या होता है। यूक्लिड्स एक्सियम और कॉमन नोशन आर द अजम्पशन ऑफ द ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ दैट हैव नॉट बीन प्रूवन। एक प्रकार से ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जो कि प्रूव नहीं किया गया। ठीक है, ये एक प्रकार से क्या है, कॉमन नोशन है, और जो अजम्पशन है जो कि एक सत्य होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जो कि प्रूव नहीं किया गया। ठीक है, पहला एक्सियम देखिए क्या कहा जा रहा है, थिंग्स दैट आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ कि अगर ए किसके बराबर, अगर बी के इक्वल है, ठीक है, और अगर बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, इसका मतलब ए भी क्या होगा, सी के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं इसको लिख कर दिखाता हूँ, ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, और बी किसके इक्वल है, सी के, इसका मतलब आपस में तीनों इक्वल हो गए। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि ए सी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात कहा गया है कि थिंग्स दैट आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो किसी सेम थिंग्स के क्या इक्वल है, तो वो एक दूसरे के भी क्या हो जाएगा, इक्वल। मतलब ए बी के इक्वल है और बी भी सी के इक्वल है, तो ए और सी भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। चलिए एक्सियम 2 क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं 5, और ये 5 किसके इक्वल है, 5 में हम क्या करते हैं, इक्वल चीज़ ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसमें क्या किया, 2 ऐड किया, 5 में इधर 2 ऐड किया, और हमने 5 में इधर भी 2 ऐड किया, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 7 इक्वल टू 7। इसका सीधा सीधा मतलब यही कि अगर आप इक्वल चीज़ में कोई भी इक्वल चीज़ ऐड करते हैं तो जो होल पार्ट आता है, जो पूरा का पूरा आएगा, वो भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है, तीसरा क्या बात है, तीसरा एक्सियम क्या कहता है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। सीधा सीधा बात है, जैसे क्या माना था, 5 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। अब इसमें हमने प्लस किया था, इसमें हमने माइनस करना है, तो क्या करते हैं, 5 में हम लोग क्या करते हैं, 2 माइनस कर देते हैं। इसमें 2 प्लस किए थे, तो इसमें भी क्या करेंगे, 2 माइनस करना पड़ेगा। मतलब इक्वल में से अगर सेम चीज़ को हम लोग माइनस करते हैं तो जो आएगा वो भी क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। सीधी सीधी बात इसमें कही गई है। ठीक है, इसमें ये यूनिवर्सल ट्रूथ, इसमें कोई भी इसमें भी कुछ याद करने की बात नहीं है, इसको कोई प्रूफ करने की बात नहीं है। क्या प्रकार से ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय, मतलब ये सब सच्चाई है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। एक प्रकार से ये क्या है, जो भी हम चीज़ अभी तक पढ़े, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक सत्य बोलते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने इसको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम 4 देखते हैं क्या है। एक्सियम 4, थिंग्स विच कॉन्साइड विथ वन एंड अदर इक्वल टू वन एंड अदर। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक लाइन हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, एक लाइन हम लोग लेते हैं। ठीक है, और ये लाइन की अगर लेंथ हम लोग क्या ले लें, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और सेम इसी तरीके से ये वाली एक और लाइन लेते हैं जिसका हम लोग क्या ब्लू वाला पेन लेते हैं। ठीक है, और वो भी इसको क्या करते हैं, ये भी क्या लेते हैं, 5 सेंटीमीटर का ही लेते हैं। अब देखिए कॉन्साइड का मतलब होता है क्या, एक दूसरे को क्या करना, ढक लेना। जैसे ये वाली ब्लू वाली लाइन रेड वाली को क्या कर ली, ढक रही, मतलब एक दूसरे के ऊपर हो गई। ठीक है, इसका मतलब जब ये ढक ली तो इसका मतलब ये ब्लू लाइन इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी, रेड लाइन के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, सीधा सीधा इसका कहने का मतलब यही है कि अगर कोई भी दो चीज़, थिंग्स विच कॉन्साइड विथ वन अनदर, मतलब कोई भी अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ को क्या कर रही है, कॉन्साइड कर रही है, मतलब एक दूसरे के ऊपर हो जा रही है, इक्वली हो जा रही है, दे आर इक्वल टू वन अनदर। सीधी सीधी बात है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ए है, रेड वाला ए है, और हम ब्लू वाला ए ले लेते हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं, इसका मतलब कि ए ब्लू वाला और
ये जो रेड वाला ए है ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट, सीधा सीधा मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमने ये क्या बनाया, एक पिज्ज़ा बना दिया। ठीक है, और ये पिज्ज़ा के कितने टुकड़े कर दिए हमने, 4 टुकड़े कर दिए। अब इसको हम क्या करते हैं, 8 टुकड़े कर देते हैं। ये पूरा का पूरा होल पार्ट है। अब इसमें से आप चाहे कोई भी छोटा सा लीजिए, चाहे कोई भी आप पार्ट लीजिए, चाहे ये वाला पार्ट लीजिए, चाहे ये वाला पार्ट लीजिए, चाहे इन तीनों पार्ट को मिला कर लीजिए, या आप इन दोनों पार्ट को लीजिए, वो हमेशा क्या होगा, इस पूरे से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, और एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, 6 लिया। अब 6 के कितने पार्ट्स होते हैं, 1/6, 1/2, जो भी आप जितने भी इसके पार्ट लेंगे, चाहे हम ले लेते हैं 1/, जैसे इस 6 का हम 6 टुकड़े में ऐड डिवाइड कर दिए, जैसे क्या क्या होगा, 1 1 1 1 1, मतलब हमने 6 पार्ट में क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब इसमें जितने भी पार्ट हैं, जिसको भी आप अलग अलग लेंगे, वो हमेशा क्या होगा, 6 से छोटा ही होगा। मतलब ये 6 हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा इस छोटे पार्ट से। सीधे सीधी मतलब इसका है। ठीक है, होल इज़ द ग्रेटर देन अ पार्ट, मतलब कि पूरा जो होता है वो उस पार्ट से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक्सियम 6 क्या होता है, एक्सियम 6 वही समझा देते हैं। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर। जैसे देखिए यहाँ पर हमने लिया ए किसके इक्वल है, अगर हम बी के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, ए किसके इक्वल है, बी के। अब इसका हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2b। ये भी क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, नंबर लेकर के, मान लीजिए 4 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। अब इसका डबल करते हैं, डबल का मतलब 2 गुना, मतलब 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 इज इक्वल टू इसका भी 2 गुना कितना हो जाएगा, 8, ये भी हमारा इक्वल हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 5 है, 5 इज इक्वल टू 5, इसका डबल करेंगे तो 2 इंटू 5 करेंगे, इसका भी डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5, दोनों कितना आ गया, 10 इज इक्वल टू 10 आ गया। मतलब ये भी क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। किसी भी दो नंबर अगर आपस में इक्वल है, अगर उनको हम लोग क्या करते हैं, डबल करते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ अ सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हमने लिखा है यहाँ पे 4 इज इक्वल टू क्या, 4। अब इसका हाफ करेंगे, हाफ का मतलब 4/2 करना पड़ेगा, इसको भी क्या करना पड़ेगा, 4/2। इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा, 2, इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा, 2, तो मतलब 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2। सीधा सीधा मतलब क्या होगा कि अगर आप किसी कोई दो नंबर अगर आपस में इक्वल है, उनका आप हाफ करते हैं, हाफ मतलब आधा करते हैं, तो भी वो क्या आएगा, इक्वल रहेंगे एक दूसरे के। ठीक है, इतने हमने क्या पढ़ा, 7 एक्सियम को कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब हम आ जाते हैं यूक्लिड पोस्टुलेट के। ठीक है, समझते हैं इसमें कितने, ये 5 होते हैं। तो देखिए पहला क्या है, द 5 पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड्स। ठीक है, यहाँ पर यूक्लिड्स होगा। ठीक है, UCLIDS। ठीक है, यूक्लिड्स। अब पोस्टुलेट 1 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। सीधा सीधा कह रहा है कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, तो किसी ए पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर अगर आप मिलाते हैं लाइन को, तो हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पर भी अगर एक पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ पर भी एक ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब किसी भी एक पॉइंट से आप किसी एक पॉइंट पर ड्रा कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक पॉइंट लिए, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी एक पॉइंट हो गया। कहीं पे भी एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ड्रा कर सकते हैं। मतलब किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा है पोस्टुलेट नंबर 1। और टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडिफिनिटली, मतलब कि अगर कोई लाइन है जो कि टर्मिनेट है, टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त। जैसे हमारा ये लाइन यहाँ पर, ये लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोड्यूस का मतलब बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ इसको, आप देखिए डॉटेड डॉटेड करके मैं इसको कहाँ तक बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, कोई भी अगर टर्मिनेटेड लाइन है, उसको आप इनफाइनाइट तक क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप डॉटेड डॉटेड कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये हमारा पोस्टुलेट नंबर 2 कह रहा है। ठीक है, पोस्टुलेट नंबर 3 क्या कह रहा है, अ सर्कल कैन ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कहना चाह रहा है कि जो पोस्टुलेट 3 क्या कहना चाह रहा है कि अगर सर्कल ड्रा करना है, तो आप किसी भी रेडियस का, जैसे हमने देखिए छोटा रेडियस लिया है यहाँ पर इस कंपास में, तो हम इसको क्या करते हैं, कोई भी रेडियस ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, कोई भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ करके देखते हैं। जैसे देखिए हमने छोटा लिया है, अब इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक, हमने ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, सर्कल ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल ये ड्रॉ कर दिया। अब थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, तो हम बड़ा यहाँ पर रख के देखते हैं, तो हम यहाँ पर बड़ा करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ले लिए हैं, ज़्यादा। ठीक है, मतलब कि अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है, तो कोई भी आप रेडियस का और कोई भी सेंटर का आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ गया। जैसे अब यहाँ पर एक सेंटर था हमने लिया, यहाँ पर सेंटर लेकर ये सर्कल बनाया, ये सर्कल, एक सर्कल और बना सकते हैं इसी में, एक सर्कल यहाँ पर ये बना सकते हैं। अभी मैंने आपको कंपास से बनाकर दिखाया। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं पोस्टुलेट नंबर 4 पर। पोस्टुलेट नंबर 4 क्या कह रहा है, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन एंड अदर। सीधी सीधी बात लिखी एकदम सिंपल सी बातें हैं। कोई भी राइट एंगल आप ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, एक मैंने ये बना दिया,
और हमने एक लाइन ये बना दिया, ठीक है। ये है 90 डिग्री, ये क्या है, राइट एंगल, ठीक है। इसका नाम आप दे सकते हैं राइट एंगल। इसी तरीके से हम क्या बना देते हैं, एक और ऐसे बना देते हैं, ठीक। एक ऐसे बना देते हैं, एक हम लोग ऐसे बनाते हैं, देखिए एक ऐसे बना देते हैं, एक ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। मतलब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमने कैसे बनाया, 3 तरीके से, अलग अलग तरीके से बना दिया, ठीक है। हमने अलग अलग तरीके से बनाया तो ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। मतलब तीनों के तीनों हमने किसी तरीके से बनाया, लेकिन ये क्या होंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू अनदर, सभी के सभी राइट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे से इक्वल होते हैं, ठीक है। पोस्टुलेट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए कह रहा है, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन two straight line make the interior angle on the same side of its taken together less than 2 right angle, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कह रहा है दो लाइन बनाइए। हमने एक लाइन ये बना दिया और एक हमने एक बना दिया ये, ठीक है। और उस पर एक लाइन और ड्रॉ करने को कहा, हमने एक लाइन और ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अगर आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे बना सकते हैं लाइन, ठीक है। हमने बना दिया, थोड़ा सा नीचे इसको आइए देखिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को करेंगे, जो भी पॉस्टुलेट दिया उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ें करेंगे, ठीक है। अब ध्यान समझिए, इसमें इंटीरियर एंगल बोला है, कह रहा है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इज टेकन टुगेदर। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इंटीरियर एंगल सेम साइड हो गया, ठीक है। अगर इसका हम नाम दे दें ए और इसका नाम दे दें बी, और साथ ही साथ मैं ब्लैक पेन यूज करता हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा सी और ये हो गया हमारा डी, क्योंकि ये सेम साइड है। तो कह रहा है ए प्लस बी और C प्लस डी वो क्या होना चाहिए, C 180 से कम होना चाहिए। आगे भी और मैं बताऊंगा ये क्या होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए। आगे कुछ और बोलना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस इनफाइनाइटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल की बात किया, 2 राइट एंगल मतलब 90 प्लस 92 राइट एंगल हो गया, मतलब 180 डिग्री। हमने यहाँ पर 180 डिग्री पहले से लिखा था। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसमें कहना चाह रहा है, सीधी सीधी बात ये कहना चाह रहा है कि कोई भी अगर लाइन, आपने 2 लाइन के ऊपर एक लाइन अगर ड्रॉ किया और सेम साइड पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, अगर दोनों को देखा जाए, दोनों को ऐड किया, जैसे ए प्लस बी को हमने ऐड किया, अगर वो 180 से कम आ रहा है, या सी प्लस डी को हमने किया वो 180 से कम आ रहा है, तो जिस साइड कम आ रहा है उस साइड को अगर हम प्रोड्यूस करेंगे और आगे तक बढ़ाएंगे, कहाँ तक बढ़ाएंगे, और आगे तक अगर हम लोग बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिए मैं इसको और आगे तक, अब ध्यान से अगर समझिए पहले, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, नहीं होगा, ये 180 से कम नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए 90 से बड़ा, ये भी 90 से बड़ा, मतलब ये 180 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कंडीशन तो अनसेटिस्फाई होगी। यहाँ पर सी प्लस डी क्या 180 से कम होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 90 से कम है, ये भी 90 से कम है। इसका मतलब जिधर 90 से, मतलब दोनों को प्लस करने के बाद अगर 180 से कम आ रहा है, तो उस लाइन को उधर उस साइड की तरफ हम लोग क्या करेंगे, अगर प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस का मतलब उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए इसको बढ़ाते हैं हम, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा और आगे तक बढ़ाते हैं, डॉट 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 डॉट, ठीक है। और ये लाइन है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, आगे तक बढ़ाते हैं, डॉट 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 डॉट, ठीक है। और ये डॉट 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 करते करते हम लोग जाएँ आगे तक जाते हैं, रुक जाइए और थोड़ा आगे इसको लेके चले जाते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे तक, आगे इसको भी थोड़ा और आगे तक लेके चलते हैं, इसको भी हम लोग आगे तक लेके गए हैं। देखिए तो ये क्या हुआ, ये यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, कट हो रहा है, ठीक है। यही ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी 2 लाइन को आप तीसरे लाइन से कट करते हैं और जिधर दोनों एंगल का सेम साइड का दोनों एंगल को सम करने के बाद जिधर 180 से कम आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर जाकर मीट करेगा। कहाँ पर जाकर, मीट ऑन दैट साइड, वो उस साइड में जाकर कहीं ना कहीं वो दोनों लाइन क्या होंगी, मीट होंगी, ठीक है। समझ में आ गया हो सभी को। एक बार मैं इसको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, छोटा सा और डायग्राम बना के। कह रहा है कि अगर 2 लाइन है ऐसे और 2 लाइन पे तीसरी लाइन आ रहा है, तो जिस 2 जो सेम साइड के 2 एंगल बन रहे हैं, 2, एक ये बनेगा 2 और ये बनेगा। अब जिधर 180 से कम आएगा उधर का अगर हम लाइन को क्या करेंगे और आगे तक बढ़ाएंगे, तो वो जाकर कहीं ना कहीं क्या करेगा, मीट जरूर करेगा। ये हमारा पोस्टुलेट नंबर 5 कहता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही अच्छे समझ में आ गई, ठीक है। एक बार और मैं रिपीट करना चाहता हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। कहना चाह रहा है, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, देखिए स्ट्रेट लाइन पे एक तीसरी स्ट्रेट लाइन क्या हो रहा है, फॉल कर रही है, मतलब गिर रही है, ठीक है। और मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड मतलब कि इधर देखिए इंटीरियर एंगल है, साथ ही साथ ये दोनों इंटीरियर एंगल है, ये भी दोनों इंटीरियर, सेम साइड ए और बी बन रहा है, इधर सेम साइड सी और डी बन रहा है। उसके बाद देन लेस देन 2 राइट एंगल, अगर जिस साइड लेस देन होना चाहिए 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल का मतलब होता है 299 मतलब 90 मतलब 180, मतलब जिस साइड अगर 90 प्लस 90 180 से कम हो रहा है, उस साइड के अगर हम लाइन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाकर क्या करेगा, मीट करेगा, मीट ऑन दैट साइड, वो उसी साइड पे क्या होगा, वो मीट करेगा जिस साइड में 180 से दोनों इंटीरियर एंगल को अगर हम कम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, 180 से कम आ रहा है, तो उसी साइड में वो जाकर क्या होता है, मीट करेगा वही लाइन, ठीक है। उम्मीद करते हैं पोस्टुलेट नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया होगा।
तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने डिफिनीशन पढ़ा, एक्सियम पढ़ा और साथ ही साथ पोस्टुलेट भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब एक एक्सियम 5.1 है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या कह रहा है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। कह रहा है अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, जैसे एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया, दोनों क्या है डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग पॉइंट है, तो उनसे सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन जा सकती है, उसके अलावा कोई और लाइन नहीं जा सकती है, ठीक है। ये एक सिंगल लाइन वहाँ से जा सकती है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप एक बात और समझ लीजिएगा, एक पॉइंट से आप कई सारे लाइन ले जा सकते हैं। जैसे अब ये पॉइंट है, एक एक पॉइंट से कितनी लाइन हम लोग ड्रा कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। मैं अब देखिए आपको दिखा रहा हूँ, ये लाइन हो गई, साथ ही साथ ये लाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और लाइन में ड्रा कर देते, मतलब इन ओनली सिंगल पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक सिंगल लाइन ड्रॉ करना है और तो कितने दो पॉइंट है, तो आपको दो पॉइंट से सिर्फ आप सिर्फ सिंगल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं आपको दिखाया हूँ, पॉइंट ए लाइन, अभी मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ, इसका नाम दे दे रहा हूँ ए, और इसका नाम दे दे रहे हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी से हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ड्रॉ किया। अगर आपके पास सिर्फ सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट से आप कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर दो पॉइंट है तो उससे आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूनिक एक लाइन, यूनिक मतलब सिंगल लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या होगा ए बी। तो गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, मतलब अगर कोई दो पॉइंट दिया हुआ है जो कि डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, उस पॉइंट पर सिर्फ आप सिंगल यूनिक लाइन क्या कर सकते हैं, पास करा सकते हैं, पास थ्रू देम, मतलब उस दोनों पॉइंट से सिर्फ एक यूनिक लाइन पास हो सकती है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब आ जाती है थ्योरम 5.1 में। थ्योरम क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार और बता दे रहा हूँ। थ्योरम क्या होता है, थ्योरम एक बार मैं देखिए नीचे डिफिनेशन लिखा, उसके बाद मैं थ्योरम 5.1 पे आता हूँ। थ्योरम का मतलब होता है, थ्योरम्स आर स्टेटमेंट्स विच आर प्रूव्ड यूजिंग डिफिनीशन, एक्सियोम, प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट एंड डिडक्टिव रीजन। मतलब आप कोई भी चीज़ रीजनिंग का यूज कर लीजिए, या एक्सियोम को यूज कर लीजिए, डिफिनीशन का यूज कर लीजिए, ठीक है, या किसी भी चीज़ का यूज कर लीजिए, प्रीवियसली प्रूवन, जो प्रीवियस पहले का कोई स्टेटमेंट प्रूफ किया गया उसको आप यूज करके जो भी चीज़ आप प्रूफ करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरम्स बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। थ्योरम किसे कहते हैं, ठीक है। एक्सियोम समझ में आ गया होगा आपको, पोस्टुलेट समझ में आ गया होगा, और थ्योरम भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं थ्योरम 5.1 पर, जो कि लास्ट है इस इंट्रोडक्शन क्लास का। देखिए, टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। कह रहा है कि दो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि दो अलग अलग लाइन, हमने क्या किया, दो अलग अलग लाइन हमने ले लिया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक ये लाइन हमने ले लिया, और थोड़ा मैं रेड पेन का यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, एक लाइन हमने ये ले लिया, ठीक है। अब हमने दो लाइन ले लिया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन अलग है और ये लाइन अलग है, दोनों अलग अलग लाइन है, और ये भी लाइन एक अलग है, और ये भी लाइन क्या है, अलग है, ठीक है। कह रहा है टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, मतलब कि अगर दो अलग अलग लाइन लेंगे तो उसमें सिर्फ ओनली वन पॉइंट कॉमन होगा, जो आप देख सकते हैं जहाँ पे वो क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ पर ये क्या होगा, इंटर। ये दो एग्जाम्पल मैंने लिया, एग्जाम्पल नंबर ये है हमारा 1, और ये हमारा एग्जाम्पल नंबर क्या है, 2 है, ठीक है। तो हमने दो लाइन लेके, आप कोई भी दो डिस्टिंक्ट लाइन लेंगे उसमें सिर्फ ओनली वन पॉइंट कॉमन होगा, जब वहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि थ्योरम 5.1 क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये चैप्टर मतलब इंट्रोडक्शन इसका समाप्त होता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, वन बाय वन इसके सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन जो होगा एक्सरसाइज 5.1 में जो भी दिया होगा उसको वन बाय वन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और मैं आपको अपलोड करता रहूँगा, आप इसको देखते रहेगा, ठीक है। तो एक बार मैं इसको फिर से बता देता हूँ, टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, ठीक है। दो अगर डिस्टिंक्ट लाइन है, अलग अलग लाइन है, तो उसमें एक पॉइंट होगा जो कि क्या होगा, कॉमन होगा, क्या होगा, कॉमन होगा। इस बात को याद रखें, ओनली वन पॉइंट, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको एक्सियोम, पोस्टुलेट, डिफिनीशन एंड साथ ही साथ एक्सियोम 5.1 एंड थ्योरम 5.1 को अच्छे से समझा दिया। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट को जिसको इसकी ज़रूरत है, जिसका ये चैप्टर मतलब थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा, उसको जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जो कि क्लास 9 का चैप्टर है। इसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, ठीक है। इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन क्लास डाल चुका हूं, जो कि आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको पोस्टुलेट एंड एक्सियम और थ्योरम और साथ ही साथ डिफिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया, जाकर उसको आप जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँ, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। उन 5 पार्ट्स में क्या है कि आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है, और क्यों गलत है और क्यों सही है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। अगर है ट्रू तो ट्रू का रीजन दीजिए, अगर फॉल्स है तो उसका रीजन दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। पहला पार्ट इसका क्या कह रहा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स। क्या आएगा इसका आंसर, फॉल्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फॉल्स क्यों, मैं इसका रीजन बता दे रहा हूँ, देखिए क्यों। सिंस थ्रू अ सिंगल पॉइंट, through a through a single point, infinite number of lines can pass। मैंने इसको आपको बताया भी था, इसके उसमें एक्सिम और पॉस्टुलेट में मैंने इसमें डिस्कस भी किया था कि एक पॉइंट, अगर एक पॉइंट यहाँ पर सिंबल बन रहा है तो इसमें कितने लाइन बन सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को क्या कर सकते हैं हम लोग, पास कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बना के भी दिखा दे रहा हूँ, देखिए आप कितने लाइन इसमें ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से, बहुत सारे लाइन, ठीक है, आप देख सकते हैं। और भी इसमें आप लाइन खींच सकते हैं, मैं इतना ही छोड़ देता हूँ यहाँ पर। बहुत सारे लाइन आप एक पॉइंट से क्या कर सकते हैं, पास करा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पहला पार्ट समझ में आ गया होगा, इसका रीजन भी हमने लिख दिया। दूसरा पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। नहीं, एक पॉइंट से इनफाइनाइट पास कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको देखना है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, अगर मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, तो कह रहा है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। दो पॉइंट से सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगल लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं। दो पॉइंट से, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगल लाइन को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, फॉल्स। सिंस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ओनली वन लाइन कैन पास, ओनली वन लाइन कैन पास। मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पर ए नाम लीजिए, बी ले लीजिए। तो अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो उससे सिर्फ एक सिंगल लाइन हम लोग क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, तीसरा पार्ट क्या कह रहा है इस पहले क्वेश्चन का, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडिफिनिटली ऑन बोथ साइड। यस, ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक्सियम में पढ़ा था, ये सब चीज़ें हमने पढ़ा है एक्सियम में, पोस्टुलेट में। खैर चलिए इसको समझते हैं, क्या इसका आंसर होगा, ट्रू हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। रीजन क्या लिखेंगे, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी produced indefinitely on both side, जैसे मैं एक लाइन ले लेता हूँ, कोई भी लाइन सेगमेंट ले लेता हूँ, ठीक है। हमने ये लाइन सेगमेंट लिया, इसका ये नाम हो गया, ए बी नाम है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों साइड हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इधर भी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और इधर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ गई होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट क्या कह रहा है इसका, इफ़ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक रेड सर्कल बनाया जिसका सेंटर ये है, और हमने ये बनाया, दोनों क्या है, सेम है, तो इनका रेडियाई भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा आर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये आर अगर आर दोनों सेम हो गए तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कॉन्साइड कर जाएंगे। कॉन्साइड का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को ढक लेना, एक दूसरे के ऊपर एकदम कंप्लीटली मतलब छुपा लेना, ढक लेना, ठीक है। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन लिखेंगे ट्रू, हाँ ट्रू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हाँ ये बात सच है। क्या दो सर्कल के अगर इक्वल है तो उनके रेडियाई भी क्या होंगे, इक्वल होगा, रेडियस भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ट्रू लिखेंगे इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर सेंटर भी इसका इक्वल होगा, एंड
सरकमफ्रेंस का मतलब जो बाहरी उसकी लाइन होती है उसको हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ये हमारा लाइन पूरा जो है ये हमारा क्या है, सरकमफ्रेंस होता है। तो मतलब सर्कल सेंटर एंड सरकमफ्रेंस विल कॉन्साइड एंड हेंस, मतलब कॉन्साइड भी करेगा और हेंस क्या करेगा, देन रेडियाई विल बी इक्वल, देन रेडियाई विल ऑल्सो इक्वल। सिंपल सा बात है कि अगर दो सर्कल अगर आपस में इक्वल है तो उनका सेंटर भी सेम होगा, उनके सरकमफ्रेंस भी सेम होंगे, उनके रेडियस भी सेम होंगे, मतलब वो पूरी तरीके एक दूसरे क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं जो कि इसका 5 पार्ट है। देखिए 5 पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का, इन द फॉलोइंग फिगर इफ ए बी किसके बराबर है, ए बी पी क्यू के बराबर है एंड पी क्यू किसके बराबर है, एक्स वाई के बराबर, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई है, मतलब क्या ऐसा होगा। तो हाँ लिखेंगे कि हमने पढ़ा था किसमें, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियोम, जो पहला एक्सियोम था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि इफ़ ए बी इक्वल टू पी क्यू, मतलब कोई दो लाइन अगर आपस में इक्वल है और दूसरी लाइन तीसरे की इक्वल है एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई इज ट्रू। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ट्रू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स। ठीक है, यहाँ पर यूक्लिड्स लिख लीजिएगा, UECLIDS यूक्लिड्स। ठीक है, चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 मतलब फर्स्ट पार्ट के 5 पार्ट तक हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट तक हम लोग आ चुके हैं, इसको अच्छे से कर लिए हैं और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू वाई एक्स वाई इज ट्रू, मतलब कि यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हैं कि ए बी एंड एक्स वाई विल बी इक्वल टू ईच अदर, यही हमारा पहला एक्ज्यूम था कि समझ में आ गया होगा, इक्वल टू ईच अदर। पहला एक्ज्यूम था कि कोई भी दो लाइन अगर हैं, अगर आपस में इक्वल, जैसे ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल, तो ये आपस में तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन के 1 2 3 4 5 पार्ट को हमने बहुत ही अच्छे से समझा और इसको किया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपलोड करेंगे, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने जो भी क्लासमेट हैं आपके जूनियर उनको जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ क्लास 9 चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.1 मैथ न्यू बुक का है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसको जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने बहुत ही डिटेल्ड में डिस्कशन किया है क्वेश्चन चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री चैप्टर का नेम है। ठीक है, उसमें मैंने एक्सियम, पोस्टुलेट, डिफिनीशन, थ्योरम सभी के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, उसको जाकर आप देख सकते हैं और उसका वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, गिव ए डिफिनीशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। कह रहा है कि जो भी इसमें दिए हुए, इसमें 5 टर्म्स दिए हुए, कितने टर्म दिए हुए, 5 टर्म्स। ठीक है, तो उस सभी टर्म्स को क्या करना, डिफाइन करना और साथ ही साथ मैं उसको समझाऊंगा अभी आपको कि क्या क्या ये चीज़ें कहना चाह रही है। ठीक है, देखिए पैरेलल लाइन होता क्या है, आप लिखेंगे सीधा सीधा कि पैरेलल लाइन if the perpendicular distance between two lines is always constant, क्या होना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, देन दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। क्या बोलेंगे इनको, पैरेलल लाइन कहेंगे।
ठीक है। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई भी दो लाइन है, ठीक है, कोई भी अगर आप दो लाइन लेते हैं, अब उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो, हमेशा इक्वल हो, ठीक है। जैसे मैं इधर बना के दिखा रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ पर मैं आपको बनाता हूँ, ठीक है। एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर ली, जिसका नाम मैं लाइन एल दे रहा हूँ, और इसका नाम, इसको एक और लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने, इसका नाम मैंने एम दे दिया, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, मान लेते हैं हाइट एच होगी, ठीक है। और यहाँ पर भी इनके बीच की दूरी कितनी होगी, एच होगी। मतलब जैसे आप रेलवे की पटरी देखते हैं, उनके बीच की दूरी क्या होती है, हर जगह सेम होती है, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि एल, इसको लिखेंगे एल पैरेलल टू एम। लिखने का तरीका क्या होता है, एल पैरेलल टू एम, ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा डिफिनीशन देखिए क्या पूछा है, व्हाट इज परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर लाइन को हमको डिफाइन करना है। तो पहले मैं इसका डिफिनीशन लिखूँगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, इफ़ टू लाइन, if two lines intersect, if two lines intersect each other, at 90 डिग्री, किस पे, 90 डिग्री पर कट कर रहा हो, ठीक है, देन these are called, परपेंडिकुलर लाइन। कोई भी दो लाइन है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बनाते हैं, एक लाइन ऐसे बना देते हैं, ठीक, और दूसरी लाइन इसी के जस्ट एकदम परपेंडिकुलर बनाते हैं, ठीक है। मतलब 90 डिग्री पे कट करें, ठीक है। एक लाइन ये हो गई, ये हो गई ये, ठीक है। तो अभी इस लाइन का नाम दे देते हैं एल, और इस लाइन का नाम देते हैं एम। तो हम लिखेंगे क्या कि एल, और यहाँ पर बन कितना रहा है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर कितना डिग्री बनना चाहिए, यहाँ 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री पे वो कट करना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, एल इज़ परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर साइन होता है, एम, एल किसके परपेंडिकुलर है, एम के, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। मतलब एल एम के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या है, लाइन सेगमेंट। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, लाइन सेगमेंट को देखिए, इसको बोलते हैं ए स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन drawn from any point, from any point to any other point is called as the line segment, ठीक है। अब इसको समझते हैं, देखिए कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ पर हमने बना दिया और एक पॉइंट यहाँ पर बना दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट को क्या करते हैं, मिला देते, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा लाइन सेगमेंट, इसका नाम दे देंगे अगर ये ए और ये बी, तो लाइन सेगमेंट ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट ए बी, ऐसे भी आप ऊपर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी। उसके बाद अगला देखते हैं, रेडियस ऑफ ए सर्कल। चौथा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, इसको डिफाइन करिए, ठीक है। इसको भी डिफाइन करना है तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस between, it is the distance between the center of a circle, to any point, lie on the circle,
ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे कह रहा है सेंटर से और किसी भी कोई भी पॉइंट जो हमारे इस पे लाई कर रहा है उस पर अगर मिला दिया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये पॉइंट सेंटर है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर। और ये हमारा जो है सर्कल, सेंटर सर्कल है, सर्कल में हम यहाँ मिला देते तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। मतलब अगर इसका नाम दे दें ओ को सेंटर, इसका नाम दे दें पॉइंट ए ऑन द लाइंग ऑन द सर्कल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आर, ये हो जाएगा आर। तो इसको हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए का मतलब क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में आर भी लिख सकते हैं क्योंकि आर हमने इसका नाम दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। चौथा पाँचवा, अब तक चौथा हमने समझ लिया, पाँचवा समझते हैं स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर भी बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, समझा दूंगा आपको। देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है। स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल का मतलब जिसमें क्या हो, चार साइड हो। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब जो भी क्वाड्रिलेटरल हम बना रहे हैं वो सभी साइड अगर इक्वल हो जाएंगे, एंड ऑल एंगल आर सेम। मतलब ऑल एंगल आर सेम का मतलब होना चाहिए कि 90 डिग्री। ठीक है, देखिए 90 डिग्री मैंने बनाया अभी यहाँ पर, ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल एंगल मेजर एज 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए, सभी साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर ये ना ए बी है, अगर ये ए बी ए है तो ये भी टोटल क्या होगा, ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, इनको डायगोनल भी इक्वल होते हैं। मतलब अगर ए सी देखा जाए डायगोनल होगा और बी डी भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ये सब क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। एंड एक बात और, डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब आप लिख सकते हैं ए सी ये हमारा डायगोनल हो गया और बी डी हमारा क्या हो गया, ये भी डायगोनल, तो बी डी भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल। ए सी और बी डी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। हमने बहुत ही आसानी से सारी चीज़ों को पढ़ा। क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा पर पैरेलल लाइन पढ़ा, परपेंडिकुलर लाइन पढ़ा, उसके बाद लाइन सेगमेंट पढ़ा, उसके बाद रेडियस ऑफ सर्कल अच्छे से समझा। अब स्क्वायर को हमने समझा, स्क्वायर मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, जिसकी सारी साइड क्या हो, ऐसा क्वाड्रेट जिसकी सारी साइड इक्वल हो, सारे एंगल 90 डिग्री हो और उसके डायगोनल भी क्या हो, आपस में इक्वल हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पर नए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे, थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज क्लास 9 चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, जो कि मैथ की न्यू बुक में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसके साथ ही साथ इंट्रोडक्शन भी अपलोड करें, उसको जाकर आप जरूर देखिए, उससे फ़ायदा आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, ये देखते हैं क्या है। कंसीडर द टू पॉस्टुलेट गिवन बिलो। ठीक है, कुछ ऐसे पॉस्टुलेट गिवन को समझते हैं। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट और थर्ड पॉइंट सी विच इज़ इन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, कह रहा है कि दो लाइन दिए हुए हैं और उनके बीच में तीसरा पॉइंट, दो पॉइंट दिए, उसको हम लाइन बनाते हैं और वो तीसरा पॉइंट उसी लाइन पर है। ठीक है, चलिए आगे देखें क्या कह रहा है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ये कह रहा है कि ऐसा 3 पॉइंट और ले रहे हैं जो कि तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। डू दीज पॉस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, are these postulates consistent, do they follow फ्रॉम द यूक्लिड्स पोस्टुलेट एक्सप्लेन, ये बताना हमको। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन का आंसर मैं पहले से लिख चुका हूँ क्योंकि बस एक ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं, लेकिन आपको बस समझाने के लिए मैं लिख दिया हूँ और थोड़ा सा बड़ा था समझाना, तो बस आपको मैं अच्छे समझाता हूँ। देखिए क्या है, सबसे पहला पूछा है क्या इस पोस्टुलेट में कोई अनडिफाइंड टर्म है। हाँ बिल्कुल है। देखिए इस जो 2 पोस्टुलेट दिए हुए हैं इसमें सारी चीज़ें बताया, बट इसमें पॉइंट्स और लाइन के बारे में नहीं बताया। ठीक है, पॉइंट्स क्या होते हैं और लाइन क्या होता है इसके बारे में इसमें डिस्कस नहीं किया, बस डायरेक्ट बता दिया टू डिस्टिंक्ट पॉइंट एंड ड्रा लाइन, ये सब चीज़ें बस बताया। बाकी
कुछ उसने बताया नहीं है, ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है, आर दिस पॉस्टुलेट, आगे देखिए लिखा हुआ आर दिस पॉस्टुलेट कंसिस्टेंट, तो ये आल्सो दिस पॉस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट, ठीक है। हाँ, ये कंसिस्टेंस है बिकॉज दे डील विथ टू डिफरेंस एज, ठीक है। यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें बात की गई हैं, इसीलिए क्या है, कंसिस्टेंस है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, से दैट गिवन 2 पॉइंट, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं ये ए और ये बी है, ठीक है, और उस पर क्या है, सी पॉइंट है, बीच में कहीं सी पॉइंट है, कंसिस्टेंट 2 पॉइंट ए एंड बी, देयर इज ए पॉइंट सी लाई ऑन द लाइन, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, लाई ऑन द लाइन, इन बिटवीन देम, इनके बीच में कहीं पे रखा गया है, ठीक है, पॉइंट सी, ये चीज़ इसमें बता रहा है। अगला क्या कह रहा है, से दैट गिवन पॉइंट ए एंड बी यू कैन टेक पॉइंट सी नॉट लाइन ऑन द सेम, इसका मतलब कि 3 पॉइंट लिया हुआ है, एक ए लिया हुआ है, एक बी लिया हुआ है और एक सी लिया हुआ है, ठीक है। इसको पॉइंट हम लोग बना देते हैं, ये तीनों के तीनों अलग अलग जगह पर हैं, ये सेम लाइन पर नहीं है। समझ में आ गया वो सभी को। आगे देखिए क्या कह रहा है, डू दे फॉलो फ्रॉम द यूक्लिड्स पॉस्टुलेट, तो यहाँ पर लिखेंगे नो, ये कोई भी यूक्लिड्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब यूक्लिड्स के पॉस्टुलेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये क्या कर रहे हैं, एक्सियम को फॉलो कर रहे हैं। चलिए इसको ही मैं बता देता हूँ, नो दिस पॉस्टुलेट do not follow from the Euclid's postulate, however they follow the axiom, क्या फॉलो, ये पॉस्टुलेट को तो फॉलो नहीं कर रहा है, एक्सियम को फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है एक्सियम में कहा गया है कि अगर 2 पॉइंट हैं तो 2 पॉइंट से हम एक सिंगल लाइन को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बस यही चीज़ में फॉलो करें, जैसे यहाँ पर लिखा हो गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन पासिस थ्रू देम, मतलब ठीक है, दो पॉइंट दिए हुए हैं तो उसमें से एक सिंगल लाइन, हम यूनिक लाइन को पास कर सकते हैं। ये बस एक एक्सियम को फॉलो कर रहा है, ना कि पॉस्टुलेट को। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मतलब एकदम चांस कम होते हैं, नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो गया। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे मैथ न्यू बुक का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर, अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर लिया, उसको जाकर आप देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ इंट्रोडक्शन भी जरूर देख लीजिएगा। इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, कोई पॉइंट है, मैं इसको बना के दिखाता हूँ। कह रहा है कि 2 पॉइंट ए एंड बी, उनके बीच में, ये हमने ले लिया पॉइंट और ये हमने ले लिया, इसका नाम है ए, इसका नाम हम लोग दे देते हैं बी, बीच में, ठीक है। यहाँ पर बीच में कोई पॉइंट बनाया गया जिसका नाम क्या है, सी है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है आगे, सच दैट ए सी इजक्वल टू बी, ए सी इजक्वल टू बी सी, ए सी बी सी का क्या इक्वल है, तो लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन के तौर पर, फिर आगे मैं बताता हूँ सॉल्यूशन क्या लिखेंगे। इट इज़ गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये गिवन दैट है। देन प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है, ए सी इजक्वल टू हाफ ए भी प्रूव करना है, ठीक है। और फिगर ड्रा करना है, फिगर हमने ड्रा कर दिया यहाँ पर सिंपल सा। अब एक बात ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, दोनों साइड में ए सी ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं, दोनों साइड में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए सी इजक्वल टू बी सी दिया हो तो हम दोनों तरफ ए सी ऐड करते हैं, ठीक है। ए सी ऐड क्यों कर रहे हैं मैं अभी बताता हूँ आपको। ए सी दोनों साइड हमने क्या किया, एडिंग, यहाँ लिख दे रहा हूँ, एडिंग ए सी बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, सीधा सीधा। अब देखिए ए सी यहाँ पहले से ए सी हमने ऐड कर दिया, उसके बाद बी सी यहाँ पर ऐड करेंगे, बी सी में क्या करेंगे, ए सी ऐड करेंगे, ए सी ऐड कर दिया। इस अब देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ा था कि जब भी किसी में ऐड करते हैं, दोनों साइड में अगर सेम चीज़ ऐड करते हैं तो उसमें वो दोनों चीज़ें क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं, ऐड करने के बाद भी क्या होती है, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ए सी, और ये क्या हो जाएगा, बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी कितना हो जाएगा, 2 ए बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन लिखेंगे इक्वल्स आर एडेड ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। जब इक्वल हम ऐड करते हैं दोनों साइड में तभी वो क्या रहता है, इक्वल ही रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होगा, ये हमारा ए सी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू, इस 2 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ ए भी हो जाएगा। ये हमको प्रूफ करना है, तो बस हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिंपल से हमारा प्रूफ हो गया, क्लियर हो गया सभी को। इतनी चीज़ आपको समझ, हमने ऐसी क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ए सी और बी सी
क्या था, इक्वल था। तो अब हमको क्या करना, हमको ए बी लाना था। ए बी लाने के लिए हमको क्या करना होगा, बी सी में ए सी ऐड करना होगा। इसीलिए हमने दोनों साइड ए सी ऐड किया। एक तरफ ए सी ऐड करेंगे तो दूसरी साइड भी हमको क्या करना पड़ेगा, ए सी ऐड करना ही पड़ेगा। इसीलिए हमने क्या किया, ए सी दोनों तरफ ऐड कर दिया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। समझ में आ गया सभी को, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, बहुत ज़्यादा इसमें सोचना नहीं था, सिंपली हम इसको कर सकते थे। ठीक है, चलिए चैनल पर नए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, 5 करेंगे। क्लास 9 चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से इसको समझाऊंगा मैं आपको, इसको ध्यान से आप थोड़ा समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन द एबव क्वेश्चन पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी जो हम लोग इससे ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़े थे, इससे जब पिछला वाला क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक है, उसमें ए बी का मिड पॉइंट का था सी था। हम आगे क्या बोल रहा है, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ठीक है, कहना चाह रहा है कि कोई भी लाइन होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ओनली वन मिड पॉइंट होता है। ये तो बात सच होती है कि किसी भी लाइन को अगर आप ले लेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, लेकिन हमको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, प्रूफ करना। हमने एक लाइन ले लिया, यहाँ पर इसका नाम दे दिया ए और इसका नाम हमने क्या दे दिया, पी, सॉरी बी दे देते हैं इसका नाम। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2 पॉइंट मान लेते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं। प्रूफ करने के लिए हम लोग 2 पॉइंट मानेंगे। क्या नाम मान लेते हैं, एक का नाम पी मान लेते हैं और एक का नाम क्या मान लेते हैं, क्यू। अब ध्यान से समझिएगा, हम 2 इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, लेट ए बी हैविंग 2 मिड पॉइंट, 2 मिड पॉइंट। ठीक है, क्या नाम देंगे, मिड पॉइंट्स पी एंड क्यू। हमने पी एंड क्यू मिड पॉइंट मान लेते हैं कि ए बी लाइन के 2 मिड पॉइंट है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू थिंकिंग। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, अगर ए पी लिखना हो, ठीक है, ध्यान से समझिए, ए पी अगर हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ए बी का आधा लिखेंगे तभी तो ए पी होगा। हम मिड पॉइंट माने हैं तो हाफ ए बी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 1 हो गया। दूसरा क्या होगा, अगर हम लोग को ए क्यू लिखना है तो क्या लिखेंगे, ए क्यू को भी ए क्यू को हमने क्या माना, मिड पॉइंट माना है, क्यू को मिड पॉइंट माना है, तो ए क्यू इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, हाफ ए बी ही होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब इस दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, साइन चेंज करेंगे, इसका ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। यहाँ पर मिला के हमको ए पी इज इक्वल टू, सॉरी ए पी माइनस ए क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, यहाँ से हमको क्या मिला है, ध्यान से समझिएगा। इस ए क्यू को उधर भेजेंगे तो हमारे पास मिला क्या, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू मिल गया। ठीक है, मतलब ए क्यू को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब ए पी इज इक्वल टू ए क्यू मिल गया। इससे एक चीज़ पता चली कि ए पी और ए क्यू एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं। कॉन्साइड मतलब ए पी और ए पी इक्वल, तभी तो एक दूसरे को कॉन्साइड कर रहे हैं। आगे लिखेंगे क्या, सच दैट पी एंड क्यू आर कॉन्साइड। कॉन्साइड मतलब कि एक ही पॉइंट है, क्या है, एक ही पॉइंट है, तभी तो कॉन्साइड कर पाएंगे। अब बस सिंपल सा हो गया, हेंस एवरी लाइन, इसका मतलब पी और क्यू के क्या होगा, इक्वल हो जाएंगे, मतलब एक ही पॉइंट हो जाएंगे। तो हेंस आप लिखेंगे लास्ट में क्या है, एवरी लाइन सेगमेंट, एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली वन मिड पॉइंट। इससे ये पता चलता है कि किसी भी लाइन सेगमेंट के सिर्फ और सिर्फ एक मिड पॉइंट होते हैं। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई हो, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने क्लासमेट अपने दोस्त मित्र को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, क्लास 9 चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान से हम लोग इसको कर सकते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर ए सी इजक्वल टू बी डी, ए सी इजक्वल टू क्या दिया और बी डी दिया, तो लिखेंगे क्या सॉल्यूशन में, गिवन दैट, गिवन लिख लेंगे सीधा, गिवन ए सी इजक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी डी दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा। आगे क्या बोला, देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी टी। तो अगर ध्यान से समझे तो हम लोग ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी को हम लोग लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। उसी तरीके से अगर हम लोग को क्या लिखना हो, बी डी लिखना हो, तो बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी को हम लोग बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ए सी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस
BC लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरी लाइन को, अगर ये पूरी लाइन देखा जाए तो ये AB प्लस BC से मिलकर बनी है, ठीक है। हमको AB इज इक्वल टू CD प्रूव करना था, और ये जो BC है ये भी सॉरी हाँ BD जो है ये BC प्लस CD मिल करके बना है, ठीक है। चलिए इसको हमने AC को हमने AB प्लस BC लिख लिया। BD को क्या लिख सकते हैं, BD को लिख सकते हैं BC प्लस CD लिख सकते हैं। तो अब आगे इसको स्टेप बढ़ाते हैं। अगर ये AB हो गया, इस BC को उधर भेज देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, BC पहले से ही था, BC प्लस CD था, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस BC हो जाएगा। और BC और ये प्लस है, ये माइनस से देख क्या हो जाएंगे, कट आउट हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। अब बचा क्या, हमारे पास CD बचा, और ये हमारे पास क्या बचा, AB बचा, क्या हो गया। तो हम लोग के पास क्या हो गया, सीधा सीधा प्रूफ हो गया। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हमको AC इजक्वल टू BD को लेकर के हमको AB प्लस AB इजक्वल टू CD प्रूफ करते हैं। यहाँ पर AB इजक्वल टू क्या हो गया, CD हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए इसी बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स सर्कल को जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन मैं अगला बताऊँगा, क्वेश्चन नंबर 7, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 5.1 का, ठीक है, मैथ न्यू बुक का। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का, क्लास 9 चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री मैथ न्यू बुक का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, जो कि एक्सियोम पे रिलेटेड, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, व्हाई इज द एक्सियोम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियोम कंसीडर अ यूनिवर्सल ट्रुथ। कह रहा है जो एक्सियोम 5 था, मतलब 5 नंबर का जो एक्सियोम था, उसको यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों माना जाता है, ठीक है, इसका रीजन बताइए। साथ ही साथ एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है, एक्सियोम और पोस्टुलेट दोनों क्या है, बहुत ही अलग अलग है, दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, इसको जाकर आप इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत ही अच्छे से उसको समझ लीजिएगा, मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है, ठीक है। एक्सियोम और पोस्टुलेट दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पर किसकी बात किया, यहाँ पर एक्सियोम 5 की बात किया, ठीक है। तो एक्सियोम 5 कहता क्या, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, एक्सियोम 5 क्या कहता है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है। जो पूरा होता है वो कभी भी हिस्से से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। ये एक्सियोम 5 को है, ठीक है। इट इज़ ट्रू, क्या है, इट इज़ ट्रू फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी वस्तु उठा लीजिए, कोई भी चीज़ आप उठा लीजिए, उसके लिए क्या है, एकदम ट्रू है, ठीक है। इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, ठीक है, इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में ये क्या है, ट्रूथ है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेंस इट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी कहा जाता है। अब मैं एग्जांपल लेकर आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक पेन है, ठीक है। इस पेन को आप देखा जाए, ये पूरा पेन होल है, पर पूरा ये पूरा का पूरा पार्ट है, ठीक है। तो जब भी इसका हम कोई स्मॉल पार्ट लेंगे, जैसे मान लीजिए मैं इसका कैप निकालता हूँ, तो इसका कैप मैं निकाला, इसका एक पार्ट हो गया, क्या हो गया, इसका पार्ट हो गया। तो अगर इस कैप का पार्ट अगर देखा जाए, मैं इसी पेन के दूसरे के ले लेता हूँ, अगर ये पूरा का पूरा है, अगर मान लेते हैं इसका कैप है, इसका पार्ट है, ठीक है। तो ये पार्ट जो होगा और ये जो पूरा होल है, मतलब पूरा जो है, ये हमेशा क्या होगा, होल इससे क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। चाहे आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, ठीक है, चाहे कोई भी पेन उठा लीजिए, चाहे आप पिज्ज़ा ले लीजिए, या कोई भी खाने की वस्तु ले लीजिए, या कोई भी वस्तु ले लीजिए, कुछ भी आप ले लेंगे, वो हमेशा क्या होगा, पूरा जो है किसी भी उसके पार्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे आप यहाँ पर एक कैप हमने लिया, कैप क्या होगा, इस पार्ट से क्या होगा, छोटा ही होगा हमेशा, मतलब ये होल क्या होगा, इससे हमेशा बड़ा ही होगा, ठीक है। यही इस चीज़ में समझाना चाह रहा था, ठीक है। एक और मैं चीज़ आपको लेकर समझा सकता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने सर्कल ले लिया, क्या ले लिया, सर्कल ले लिया, इसके सेंटर यहाँ पर है। अब इस सेंटर का हम क्या लेते हैं, थोड़ा सा इस सेंटर से हमने क्या किया, इस सर्कल से हमने छोटा सा पार्ट ये क्या किया, कट कर लिया। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, अब ये छोटा पार्ट हमने कट किया, तो ये जो छोटा पार्ट होगा, इससे ये पूरा पार्ट हमेशा हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। बस यही एक्सियोम 5 कहना चाह रहा था, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात थी। इसीलिए ये सब पे लागू होता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ मानते हैं। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया, और ये क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट है, और ये इस मतलब चैप्टर का भी लास्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें न्यू वाले बुक में एक ही एक्सरसाइज दिया गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, और आपको समझ में आ गई तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।